अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट आज गिर गई, बल्कि अगर ये कहा जाए कि नजरियाती विकेट गिर गई तो गलत नहीं होगा। फरूख हबीब साहब आज पीटीआई छोड़कर उन्हीं तमाम तर इल्जामात के साथ जो उनसे पहले की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टीवी इंटरव्यूज़ में आयद किए गए, एक मरतबा फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन कहने वालों की ये भी राय है कि असल मुकाबला तब देखने में आएगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के मैदान में उतरेगी कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ बाकी है और उस पार्टी के जो चेयरमैन हैं क्या वाकई उनके नाम पर वोट पड़ता है या फिर नहीं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बाकी दीगर जमातें, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, भरपूर तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां कर रही है और उनका जो फोकस है वो 21 अक्टूबर है, जब मियां नवाज शरीफ साहब 4 साला बज़ाहिर जिला वतनी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, उसके बाद वतन वापस आ रहे हैं। नून लीग के अंदर जो आपसी झगड़े हैं, जो आपसी ग्रुप बंदियां हैं, उनको भी मद्देनजर रखते हुए फिर नून लीग के अंदर जो लीडरशिप है उसका जो मेंबर है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, उसको भी मद्देनजर रखते हुए, और फिर मरियम नवाज साहबा ने जब पार्टी को टेकअप किया है उसको भी मद्देनजर रखते हुए, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको साथ लेकर मियां नवाज शरीफ साहब ने चलना है। लेकिन इनमें तमाम चीज़ों के मुकाबले में सरफहरिस्त चीज़ यह है कि आया उनके पास मईशत के हवाले से कोई मौसर और जामे प्लान मौजूद है या फिर नहीं। वो तमाम तर चैलेंजेस से निमटने के लिए यकीनन पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन क्या इतनी तमाम तर जिम्मेदारियों का जो वज़न है वो उनके कंधों पर डालना दुरुस्त फैसला होगा नून लीग का? क्योंकि इस वक्त जो 16 माह की गवर्नमेंट रही है पीडीएम की, उसमें तमाम तर मुश्किल फैसलों का मलबा नून लीग के कंधों पर डाला जाता है, और दूसरी तरफ जो बड़ी जमातें हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इल्ज़ाम भी अब नून लीग के ऊपर आयद कर रही हैं। तो इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब भी यकीनन नून लीग ने देना है और उसके अलावा ऐसा बयानिया, ऐसा मंशूर रखना है जिसको मद्देनजर रखते हुए एक मरतबा फिर नून लीग का कारकुन और वोटर मैदान में उनके लिए निकल सके। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। जावेद साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अरसे के बाद हमें वक्त दिया है। सर, ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, हमजा साहब हों, हर कोई ये कह रहा है कि उनके पास मईशत का बड़ा जामे प्लान मौजूद है और वो पाकिस्तान की मईशत को बिल्कुल ठीक कर देगा। सर, क्या वाकई आपके ख्याल में इस वक्त ऐसी कोई चीज़ है जो मियाँ साहब के पास है? और अगर तो ऐसा कोई प्लान है तो सर, जो 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही उसमें वो प्लान आखिर शेयर क्यों नहीं किया गया? सर, वो भी तो नून लीग की हुकूमत थी। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप 16 माह की जो हुकूमत थी, जो 14 जमातों की, अगर आप उसको कहें कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो ये नामनासिब है। उसकी वजह आप ख़ुद भी बता रही हैं कि 14 जमातों की हुकूमत थी और उसका मलबा सारा अगर मुस्लिम लीग पर डाला जाए तो वो मुनासिब नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम 16 माह की हुकूमत का हिस्सा थे, 14 जमातों की हुकूमत थी, उसमें जो हिस्सा हमारे पल्ले डालना है किसी ने, वो बोझ हम उठाने के लिए तैयार हैं। मगर 4.25 साल जिस जमात की हुकूमत थी और जिसका किया धरा 16 माह की हुकूमत ने भी भुगता, उस पर भी वो मलबा डाला जाना चाहिए और डाला जाएगा। लोग डालते भी हैं, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि 16 माह का मलबा नालायकियों का, नाहलियों का, रिलीफ ना दे सकना, आप डालें, ज़रूर डलेगा, मगर 4.25 सालों का भी डलेगा। अब आ जाएं, इन दोनों को एक साइड पर रख दें तो फिर बचता है 2017। 2017 में तो पाकिस्तान के हालात ये नहीं थे। 2017 में पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर थी, महंगाई भी कंट्रोल थी, दहशत गर्दी भी ख़त्म कर दी गई थी आलमोस्ट, और दुनिया में पाकिस्तान तन्हाई का शिकार भी नहीं रह गया था। जबकि 2013 में जब हम आए थे उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 24 घंटों में से 22 घंटे बिजली नहीं नज़र आती थी लोगों को पाकिस्तान में। और फिर हमने न सिर्फ बिजली की कमी को ड्रेस किया, बल्कि वाफर बिजली 2017 तक पैदा करके दे के गए, दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया, जो अमन में बदल गया पाकिस्तान। इसी तरह महंगाई को कंट्रोल करके दिखाया। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, जो आपका सवाल है कि अगर नवाज शरीफ इंशाअल्लाह मुल्क की बागडोर संभालते हैं तो उनके पास कोई ऐसा मनसूबाबंदी उन्होंने की है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए, पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो जाए, या दुनिया के जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को आज है, जिस गर्दाब में फंसा हुआ पाकिस्तान आज है, इससे निकाला जा सके? तो उसका जवाब हाँ में है। उसकी वजह
कि नवाज शरीफ का माजी गवाह है। 1997 में जब पाकिस्तान को दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का मौका आया तो नवाज शरीफ ने तमाम दबाव कबूल किया, दबाव अपने पे लेके पाकिस्तान को उस गर्दाब से निकाला और पाकिस्तान का दिफा आज अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्खीर जो है वो भी नवाज शरीफ की बदौलत है। अब आ जाएं 2013 का, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बड़े बड़े चैलेंजेस थे, नवाज शरीफ ने उसको ड्रेस किया। अब भी जो आ रहे हैं वो कई माह लगा के मनसूबाबंदी करके इन्वेस्टर से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से वो सारा रोड मैप बना के पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि जो कौम उनको आखिरी उम्मीद समझती है वो उम्मीद पे पूरा उतर सकें। अच्छा, लेकिन मियाँ साहब, सर आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी नून लीग आई है तो मईशत बेहतरी की तरफ गई है, ये तो एक बात दुरुस्त है। लेकिन सर अब ये जो आपके साबका इत्तेहादी हैं वो आखिर वजह क्या है कि नून लीग को अंडर प्रेशर क्यों ला रहे हैं? पहले पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, MQM ने कहा, अब मौलाना साहब तक जो हैं वो भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जी हमें अगर पार्लियामान में से बाहर रखा गया तो हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी, हमारे साथ ये ज्यादती होगी, हमें भी पूरा मौका मिलना चाहिए। तो सर ये गवर्नमेंट बनने से पहले, इलेक्शन होने से पहले ये उसको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? फिर देखें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। होता यह है कि मैं तो बड़े अरसे से मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, तो जब भी मुस्लिम लीग की मकबूलियत बढ़ती है बिफोर इलेक्शन तो लोगों को नज़र आना शुरू होता है, सियासी जमातें भी उसमें शामिल हैं, कि नवाज शरीफ हुकूमत बनाने जा रहे, तो फिर माइनस नवाज शरीफ की बातें उसी वक्त शुरू कर दी जाती हैं। और आज भी बहुत से लोग ये समझते रहे या ख्वाहिश आज भी रखते हैं कि माइनस नवाज शरीफ अगर मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात में जाएगी तो कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगी, फिर उनके लिए कुछ स्कोप रह जाएगा। जाहिर है हर जमात अपनी कामयाबी के लिए ख्वाहिश भी रखती है, कोशिश भी करती है। जो 14 जमातें 16 माह इत्तेहादी थीं, आज अलग अलग, क्योंकि वो इत्तेहाद तो था नहीं, एक अरेंजमेंट था 16 माह का, वो जो पूरा हो गया। अब हर एक ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है। अब वो तवक्को रखते हैं कि मुस्लिम लीग का जो हिस्सा है वो भी उनके हिस्से में आ जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और सबके इल्म में है कि मुस्लिम लीग में कोई ऐसी और शख्सियत नहीं है जो वोटर्स को इत्मीनान दे सके, मुस्लिम लीग का हो या आम वोटर हो, जिसको अपनी तरफ राग़ब कर सके। उस अगर शख्सियत कोई गिनी जाती है या है जिसको अल्लाह ज़िंदगी दे, उसका नाम है नवाज शरीफ। तो हर एक की ख्वाहिश जमात की ये ज़रूर है कि नवाज शरीफ माइनस जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाए, जबकि 2002, 2008, 2018 में ये तजर्बा हो चुका है कि नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग इलेक्शन में गई, मगर अब ना हम अफोर्ड करते हैं ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है। अच्छा, लेकिन मियाँ साहब सर अब देखिए ना, पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत भी हुआ, फिर अब हमने देखा कि बड़े PDM में पीपल्स पार्टी बड़ी क्लोज भी रही नून लीग के साथ। लेकिन सर अब जिस तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है इसके पीछे कोई समझौता हो सकता है, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि जी बैकडोर जो ताकत है उसको बंद करना चाहिए, अवामी रास्ते से आएँ, फिर तसादुम ना करें। मतलब ये किस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं सर कि स्पीकर कौमी असम्बली ये कह रहा है कि जी कोई अंडरस्टैंडिंग तो हुई होगी। मतलब सर 4 साल बाहर रहे, उसके बाद वापस आ रहे हैं, कानून के सामने पेश कर रहे हैं अपने आप को, फिर आखिर पीपल्स पार्टी उनको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही है? ये भी डिसाइडेड नहीं है कि वो इलेक्शन में जा भी सकेंगे या फिर नहीं, लेकिन लीड करने तो आ रहे हैं ना। तो सर इस पे नून लीग की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देखिए, वजह यह है कि हमारी तरजीहात जो हैं वो ये नहीं है कि हम किसी को या किसी ब्लेम गेम का हिस्सा बने। हमारी तरजीहात जो हैं, हमने गैस बिजली के बिलों को भी ड्रेस करना है, उसकी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर जो फिर से सर उठा रही है दहशतगर्दी, इसकी भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि कल को हम हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, हुकूमत बनाते हैं, तो हम इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेंगे। अब क्योंकि हम हुकूमत इंशाल्लाह अवामी मैंडेट से बनाने के लिए जा रहे हैं और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, हम नहीं चाहते
कि कल को इनको कौमी धारे से अलग किया जाए जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की अल्फाज या ज़ुबान बोल रहे हैं। अब देखें ना कि हम कराची को या अंदरून सिंध को बड़ा अरसा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमने एक मुजरमाना गफलत की, मैं पार्टी नुक्ता नज़र से ये बात कर रहा हूँ कि हमने वहाँ कौमी जमातों को इसलिए वहाँ हिस्सा ना लिया कि कौमी धारे में या कौमी जमातें जो हैं जिनको उस वक्त महदूद किया जाता था, किसी को पंजाब तक, किसी को सिंध तक, किसी को खैबर पख्तूनख्वा तक, उनको मौका दिया जाए एक सियासी जमात की तरफ से कि उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मगर उससे सिंध के अवाम ने, कराची के लोगों ने सफ़र किया। आज हम पिछले कोई 2 माह से उन इलाकों में, अंदरून सिंध में, कराची में हमारी टीमें काम कर रही हैं और जिससे वो जमातें जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बात करते हैं, वो स्पेस उनकी कम होती जा रही है और मुस्लिम लीग नून की या नवाज शरीफ की बढ़ती जा रही है, जिससे वो परेशान होकर ये बात करते हैं ताकि ये कम से कम सिंध या कराची से जिस तरह पिछले 15 साल वहाँ नहीं आए, ये वहाँ से चले जाएं। तो ये अब मुमकिन नहीं है, जो भी कोई इसको नाम दे, मगर हम अंदरून सिंध से भी और कराची से भी इन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे और हमें उम्मीद, होप नज़र आ रही है लोगों की आंखों से कि लोग नवाज शरीफ पे एतमाद कर रहे हैं, वहाँ के रहने वाले भी। नहीं, लेकिन सर आप किन ग्राउंड्स के ऊपर कह रहे हैं कि नून लीग आगे अगले इलेक्शन में हुकूमत बनाने जा रही है? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की बात सुने तो वो कहते हैं कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे, नून लीग की सुने तो वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब होंगे। एक तो ये कि आपको कैसे लग रहा है कि नून लीग ही कामयाब होगी, और दूसरा सर, क्या नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये क्लैरिटी कानूनी तौर पर मौजूद है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे और उनके केसेस या वो तमाम चीज़ें, नैब केसेस जो खुल रहे हैं उनको भी साथ रखते हुए वो इलेक्शन कैंपेन में उतर सकते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये क्लैरिटी हो गई है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है जो आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कह रही है कि बिलावल होंगे, उनका राइट है, वो कहें। अब आ जाए मुस्लिम लीग नून, हमारा भी राइट है कि हम नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, जिनकी जमात है, जिनकी वजह से वोट हमें पड़ता है। अब आ जाएं कि बिलावल की जमात जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, जो आप कोट कर रहे हैं मुस्लिम लीग को या मुस्लिम लीग की लीडरशिप को। मुस्लिम लीग की तरफ से कभी आपने इस तरह के अल्फाज सुने हैं? इसलिए कि हमें तो कोई फिक्र नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि उनको हक है, अगर वो लोग वोट उनको पोल करते हैं तो उनका राइट है जमहूरियत में कि वो प्राइम मिनिस्टर बने। और अगर मुस्लिम लीग को लोग वोट करते हैं, नवाज शरीफ पे एतमाद करते हैं, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए या उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, जो मैं थोड़ा सख्त कह गया, मगर उनको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए जमहूरियत में कि अगर लोग उनको मुंतखब नहीं करना चाहते। नहीं सर, तो आपने सख्त नहीं कहा, मेरा ख्याल है सच बात जो है वो कभी कभी सख्त लगती है, लेकिन सच आप बोलते हैं अक्सर। अच्छा, आखिरी सवाल सर, बल्कि आखिरी 2 सवाल क्विकली मुझे जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग किस तरह चलेगी, कोई बयानिया, कोई नैरेटिव कुछ तो डिस्कस हुआ होगा। अगर आप पूरी बात ना कर सके तो कम से कम इशारतन तो शेयर कर सकते हैं कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग या किसी हद तक कुछ बेहतर ताल्लुकात हुए हैं, क्योंकि असल मसला हमेशा नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। दूसरा सर, ये जो आपसी मसाइल हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी शेखुपुरा में जलसा हुआ, उसमें आप और मतलब एक दूसरे ओपोनेंट जो ग्रुप था वो एक जलसे में इकट्ठे नहीं हो सके। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है मियाँ साहब के लिए कि तमाम लोगों को इकट्ठा करके चलाना है। सर, ये 2 बड़े चैलेंज कैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब टैकल करेंगे? देखें, जहाँ तक आपका सवाल का पहला हिस्सा है कि आपका बयानिया, देखें बयानिया जो होता है वो तरजीहात होती हैं, उसका मतलब यही होता है। और जो भी बरसर इक़्तिदार जमात आती है, ये डिपेंड करता है उस पे, उसकी क़यादत पे कि उनकी तरजीहात क्या हैं। अब देखें, इसी तरह अदारों की जो लीडरशिप होती है, उनका मौक़िफ़ या उनका रोल जो होता है या उनका अमल जो होता है, वो चीज़ों को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पे लेकर जाता है। आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जब वो कह रही है और उनका अमल बता रहा है कि वो पॉलिटिकल, वो ख़ुद एहतसाबी अपने अदारे के अंदर जब कर रहे हैं, तो मेरी रियासत के अदारे हैं ना,
तो मेरा बयानिया क्या है कि आप आइन कानून के मुताबिक चलें, आप आइन कानून से हट के कदम ना उठाएं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, यही है कि आप आइन कानून के मुताबिक काम करें। किसी का वोट जिसको मिलता है, वो पोल करता है, उसी को मिलना चाहिए। आरटीएस बंद नहीं होना चाहिए। जब हमें यकीन दहानियाँ और सबको यकीन दहानियाँ ये करवाई जा रही हैं, तो यही हमारा नुक्ता नज़र था, यही हमारी तहरीक थी, जो लोगों ने कबूल कर ली, हमने उस पर आमीन कहा। कल को अगर खुदा न खास्ता अदारों में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आती है और वो इस पे काम नहीं करती, खुद एहतसाबी नहीं करती या आइन कानून के मुताबिक काम नहीं करती, तो फिर हम वही आवाज़ उठाएंगे और हम दुआ गो हैं कि ऐसा मौका ना आए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सफ़र कर चुका है। अब जहाँ तक तल्लक है आपका कहना कि मुख्तलिफ राय होती है जमातों के अंदर, जिस तरह आपने मुस्लिम लीग को भी कोट किया, तो देखें ये जमहूरियत में एक अच्छी अप्रोच और सेहतमंद अप्रोच यही होती है कि आप अपनी राय जो है वो लीडरशिप तक पहुँचाएँ। मगर जब लीडरशिप मुख्तलिफ राय सुनने के बाद हतमी फैसला कर ले, जो भी हतमी फैसला वो कर लें, वो डिसिप्लिन का तकाजा होता है कि फिर आप उसको माने। बिल्कुल तो ये जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं, ये हर एक की अपनी अपनी राय है। बिल्कुल ठीक सर, राय का एहतराम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब। बहुत अभी बाकी हैं, लेकिन किसी और नशिस्त के लिए एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि नून लीग का माशी प्लान क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, और किस हद तक इससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ सकती है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां मुस्लिम लीग नून की तरफ से बार बार इस बात का इयादा किया जा रहा है कि मईशत के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब के पास जो माशी प्लान है वो यकदम पाकिस्तान की तस्वीर बदल के रख देगा। लेकिन सवाल यह है कि ये माशी प्लान जो था वो जब 16 माह PDM की हुकूमत रही तो उस वक्त उनके सामने क्यों नहीं रखा गया। और दूसरी बात ये कि अगर वाकई ये माशी प्लान इतना इफेक्टिव है तो क्या पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है उसको ताकत का टीका लगाने के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि एक तरफ हम IMF के प्लान में जकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हम कई माशी फैसले करते हैं, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, गैस के हवाले से, बिजली के नरखों के हवाले से, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हमें उन फैसलों को तब्दील करना पड़ता है क्योंकि IMF की शराइत इतनी सख्त हैं। इस पूरी सिचुएशन में क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुमकिन भी होगा कि किसी माशी प्लान को पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव बनाया जा सके, और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए कितना अरसा दरकार होगा, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में सीनियर आशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। फ़ारूक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजियाकार भी हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मैं आमिर भाई आपकी इजाज़त से पहले शुरू करना चाहूँगी फ़ारूक साहब से। फ़ारूक साहब, सर ये फरमाइएगा कि किस हद तक आपको लगता है कि जो बात की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तो आ रहे हैं लेकिन देखिए बड़ा कॉम्प्रहेंसिव किस्म का इकनॉमिक प्लान लेकर आ रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या वाकई उन्होंने जो 4 साल का अरसा गुजारा है उनका फोकस मईशत ही रहा और इसके ऊपर इतना काम हुआ है कि पाकिस्तान यकदम बदल जाएगा? देखिए सना, मंसूबा अगर माशी हो तो वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। वो हमारे सामने रखते हैं, हमसे शेयर कर लें, उससे छुपाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। PMLN के साथ तो एक तारीख़ है, माशी तारीख़ है। इसहाक डार साहब 4 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बन के आए हैं और उनका जो लंबा टेन्यर रहा है वो 2013 से 17 वाला रहा है। उसमें भी हम बात कर सकते हैं कि क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल। उसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि PMLN का जो माशी मॉडल है, बिल्कुल, माशी मंसूबे को छोड़ दें, माशी मॉडल क्या है। 2013 से 17 की बात कर रहे हैं आप? जी, 2013 से 17 का भी एक मॉडल था। उसका क्रेडिट लेते हैं वैसे? देखिए, क्रेडिट फ़ीकस आमदन के हवाले से तो डेफिनेटली बनता है कि जब आए थे तो पाकिस्तान की फ़ीकस आमदन, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, वो $1200 की थी। जब छोड़ के जा रहे थे तो 1600-1700 अरब पे पहुंच गई थी, तो बहुत बड़ा कारनामा है। दूसरी तरफ ये है कि जब आए थे तो कोई $2 अरब का करंट अकाउंट का खसारा था, जो हम तजारती खसारा भी कह सकते हैं। जब छोड़ के जा रहे थे
तो सना अंदाज़ा कीजिए 19 अरब डॉलर पे था। पाकिस्तान की तारीख़ में 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का ख़जाना हमने कभी नहीं देखा। तो अच्छी चीज़ें भी थीं और बुरी चीज़ें भी थीं। ठीक, लेकिन सर आपको लगता है कि इस वक्त करंटली नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वाकई वो इतना इफेक्टिव प्लान लेकर आ सकते हैं जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए कि वो कोई भी प्लान लेकर आएँ लेकिन वो अक्सर पाकिस्तान की तस्वीर बदल देगा, ऐसा आपको प्रैक्टिकली मुमकिन होता नज़र आता है? देखिए, हमारे यहाँ जिस चौराहे पे इस वक्त मईशत खड़ी है, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि हमारी मईशत ख़राब है या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं। हमारा बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि माशी फ़ैसला साजी की जाती है सियासी एजेंडे के तहत। और ये अब पिछले कोई 40-50 साल की तारीख खोल के देख लें कि जब भी हम माशी फ़ैसले करते हैं सियासी एजेंडे के तहत, तो उसका मुल्क को और मुल्क में रहने वालों को और मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो क्या इस वक्त या अब दोबारा जब आएंगे, देखिए 4 तो उनके मॉडल्स हमारे सामने हैं, उसमें तो सियासी जो तरजीहात थी वो नंबर 1 हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब क्या ऐसा मॉडल सामने लेके आएंगे कि जिसमें माशी फैसला साजी की जाए लेकिन वो सियासी एजेंडे के तहत ना हो? बिल्कुल। अच्छा, इसमें 2013 वाला जो फेज़ था उनका मैं उस पर तफसीलन आपसे पहले पूछूंगी क्योंकि इस मरतबा उनकी पूरी कैंपेन ही जो है वो 16 माह पर मुहित नहीं है, वो वाला 2013 से 17 का फेज़ था वो उस पर फोकस है। अच्छा आमिर साहब, सर ये फरमाइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो बोझ उनके कंधों पर डाला गया है कि जी वो वापस आएंगे तो मुल्क की शक्ल बदल देंगे, जिससे भी बात करें मरियम साहिबा हो चाहे हमजा शहबाज हो शहबाज शरीफ साहब हो, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान बदल जाएगा और पाकिस्तान की जो माशी हालत है उसको यकदम बिल्कुल यकसर तब्दील कर देंगे। सर क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब ग्राउंड सिचुएशन पे आपको लगता है कि इतना बोझ उठा सकेंगे? जो मईशत जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है उसको बेहतर करने में तो ऑब्वियसली कुछ टाइम चाहिए होगा, तो क्या इतना टाइम मिल सकेगा नवाज़ शरीफ साहब को? देखें, 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोग अभी बात कर रहे थे, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन एक बिगाड़ आईएमएफ का मुआहिदा तोड़ने के बाद आलमी बिरादरी के साथ आप पीछे हट गए, जो इमरान खान साहब ने किया था। और आने वाली गवर्नमेंट को जो आई उसके बाद अदम एतमाद के बाद उसे एतमाद भी देना था और आगे भी जाना था। और ये भी था कि जी ये आज गए कल गए, खुद हुकूमत में बैठे हुए लोगों को भी एतमाद नहीं था कि हम आगे तक जाएंगे, क्योंकि पिछले साल मई में भी इलेक्शन की तारीख की तरफ वो जा रहे थे और इस साल जुलाई में भी जा रहे थे कि जी एक डेट दे के और इलेक्शन में चले जाएंगे। वो खान साहब हर दफा कोई ना कोई नया कारनामा अंजाम दे देते थे और आप और हम सब फंस गए कि यानी डिफॉल्ट से मुल्क बच गया लेकिन लोग डिफॉल्ट में चले गए। इस हद तक महंगाई हुई। इसीलिए ये 16 महीने की हुकूमत के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो 3.5 साल और 9.5 पे नहीं बात कर रहे जो पीटीआई के लोग हैं। और ये बैठे हैं कि हमने जब आए थे 13 में, यहाँ दहशतगर्दी थी, यहाँ 16 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग थी, हमने उस वक्त आके एक प्लान किया, दहशतगर्दी का भी खात्मा किया और पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस को भी किया। फारूक साहब ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें की कि एक तरफ पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, दूसरी तरफ तजारती खसारा बेपनाह हो गया। अब उसके अंदर आप देखें तो एक गवर्नमेंट नई आती है, उसको ये है कि ये 2 क्राइसिस थे, एक एनर्जी का और एक था दहशतगर्दी का। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जुलाई 13 में नवाज शरीफ साहब 60-70 मुल्क के जर्नलिस्टों के सामने कि हमें अनपॉपुलर फैसले करने होंगे और कीमतें बढ़ानी होंगी ताकि इन्वेस्टर आए और उसको 4 पैसे मिले। अच्छा, अभी आप शेप कर रहे होते हैं, सी पैक पे जा रहे होते हैं, आपके ऊपर धरने चढ़ा दिए जाते हैं। आज धरना सबको पता है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने मिलके किया और अदलिया के लिए आपको पता है कि क्या हुआ। 16 में इंडिया में रिपोर्ट हुआ कि 17 में इस मुल्क के यानी नवाज शरीफ को अदलिया के जरिए नाअहल करार दिया जाएगा और वो बिल्कुल उसी ब्लूप्रिंट के मुताबिक हुआ जैसा वहां लिखा गया। यानी हमारे मंसूबे हमारे दुश्मनों के पास मौजूद थे और हम बिल्कुल टलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे दौर में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं? उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने होते हैं कि जी हम इलेक्शन में जाएं, हमें जल्दी से कुछ मंसूबे लगाने हैं, उसमें पायदारियत नहीं रह जाती, क्योंकि एक तरफ आप ही के इदारे आपके ऊपर चढ़ गए हुए हैं, तो आपको कुछ ऐसे मंसूबे उन्हें दिखाने पड़ते हैं लोगों में कि हम आके तो माशी टर्नओवर भी करेंगे, मामलात को भी ठीक करेंगे और नतीजतन तबाही भी फिर एक ओवरऑल पूरे मुल्क पे आई कि उन्होंने जो कोशिश की, बिजली गैस की कीमतें नहीं चढ़ाई, क्योंकि एक सियासी तौर पे कीमत अदा करनी पड़ती है ना उसकी। आपने आईएमएफ से एक मुआहिदा किया, आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा और एक बहुत बेहतरीन बजट मिफ्ता इस्माइल साहब आम आदमी के लिए दे के चले गए। उन्होंने टैक्स पेयर जो है सरकारी मुलाजिम और प्राइवेट मुलाजिम मेरे और आपकी तरह जो हम तनख्वाहों में से हमसे पहले एट सोर्स टैक्स काट लेते हैं, थोड़ी सी रियायतें भी दे गए।
नतीजतन ये जब आए पीटीआई वाले तो कहते थे बारूदी सुरंगें छोड़ गए, ये आए तो कहते हैं बारूदी सुरंगें आईएमएफ की सूरत में छोड़ गए। काम हम करने ही नहीं देते किसी को और चढ़ जाते हैं। अब आज जो आर्मी चीफ लेके चल रहे हैं, पहले शहबाज शरीफ के साथ हुआ बनाया वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, और अब काकड़ साहब के साथ कर रहे हैं। आप लोगों ने वो काम किया जो पहले दिन होना चाहिए था, यानी स्मगलिंग को रोका है, चाहे वो डॉलर की सूरत में है, ईरान आमिर से भाई, ये भी तेल की गवर्नमेंट आने ने की तो नहीं सूरत में है, रोका या ना, यहाँ जब से तक चीनी और गजाई या जहाज स्टैब्लिशमेंट जाने की सूरत इंटरवीन में। नहीं किया, जब तक स्टैब्लिशमेंट ने मैं तब तक यही हो तो ही कह नहीं रहा हूँ, सकता था। मैं हम भी गवर्नमेंट तो मैं भी कुछ यही करती कह ही रहा नहीं हूँ। है। लेकिन आप देखें आर्मी चीफ की तरफ से मैसेज क्या है कि अब अगर हमारा कोई फौजी इसमें इन्वॉल्व हुआ तो कोर्ट मार्शल होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सबकी इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। बॉर्डर पे आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, वहां फोर्सेस का है, सिविल इंतजामिया या सिविल इदारे बाद में आते हैं। तो एक हमजहत प्रोग्राम बना और उसको इदारा जाती बुनियाद पे आपने शुरू किया। नतीजतन ना आईएमएफ ये कह रहा है कि आपने डॉलर के अंदर कोई खुद हाथ डाला है उसकी कीमत को कम करने में, वो मानते हैं कि ये जो इंतजामी तौर पे काम किया है। ठीक। तो पाकिस्तान को आज वो जरूरत है कि जैसे तमाम इदारे मिलके काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ आपको वो कहते हैं ना मुंह मत्था देना पड़ा है। तालिबान कहते हैं बाढ़ हटाओ और हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, टीपी पे वो बात करने को तैयार नहीं है। उनका मुतालबा बड़ा बाढ़ को हटाने का। अब हम अरबों डॉलर लगा के पैसे खर्च करके वो लगाते हैं बाढ़, हमारी फौज लगाती है, गोले बारूद भी खाती है उस दौर में, और सब कुछ करके हम बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। हम कहते हैं नहीं, आप एक रास्ते से आए, लिख पढ़ के आए, वीजे लें, वीजे लेके जाएं और फिर ठीक हो सकता है। अल्लाह करे कि हम इस पे कायम रहें, फिर बहुत कुछ बेहतर हो जाना है। क्योंकि यहाँ हम एक मुल्क को खुराक पूरे अपने मुल्क को दे नहीं सकते, हम अफगानिस्तान को भी पाल रहे हैं और बगैर कोई टैक्स लिए दिए, नहीं, चाहे वो अफगान ट्रांजिट टाइम के नाम पे हो। आमिर भाई, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। ठीक है, कुछ बड़े संगीन सवाल आपने उठाए सर। एक तो ये कि जिस तरह आमिर भाई हवाला दे रहे हैं कि जब तक स्टैब्लिशमेंट ने इंटरवीन नहीं किया सिस्टम ही ठीक नहीं हुआ, लेकिन सर ये भी सवाल है कि क्या ये पॉलिसी देर पा है या कुछ अरसे होगी स्ट्रिक्टनेस, उसके बाद फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। दूसरा सर, एक सवाल जो पिछली गुफ्तगू से रिलेटेड था कि नून लीग जो क्लेम करती है कि जी हम सब कुछ ठीक कर रहे थे लेकिन हमें हटा दिया गया, ये एक ऐसी बात है जो मेरा ख्याल है पिछले महीनों से पूरी नून लीग की लीडरशिप कह रही है। आपको वाकई लगता है कि 2013 से 17 का जो फेज़ था उसमें मुल्क बहुत तरक्की कर रहा था और बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी, और यकदम जब पीटीआई को लॉन्च किया गया, जो कि गलत फैसला था, लेकिन उनके लॉन्च करने के बाद पूरी इकॉनमी आपकी कोलैप्स कर गई, उस वक्त हम खड़े कहाँ थे 2017 में? सना, पहली बात तो ये है कि एक मॉडल है, माशी मॉडल है जो PMLN का माशी मॉडल समझा जाता है। आप पिछले चारों दफ़ा जब हुकूमत आई है PMLN की, तो उनके दो सतून सामने नज़र आते हैं। पहला सतून ये होता है कि जी हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कि सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, बेशुमार पैसा हुकूमत के ख़जाने से निकाल के मईशत में फेंकेंगे और उससे एक ग्रोथ मिलेगी, और वो मिली भी। दूसरा उनका मॉडल ये रहता है कि रुपए को हमने ओवर वैल्यू रखना है, डॉलर के सामने तकड़ा रखना है, और उसके नतीजे में जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट लेड ग्रोथ, कि बेतहाशा इम्पोर्ट होती है और उसके नतीजे में एक ग्रोथ हमें नज़र आती है। ये दो मॉडल्स हैं। अब ये दोनों मॉडल्स आज की दुनिया में, आज के पाकिस्तान में नहीं चल सकते। देखिए, ख़जाना खाली है, हुकूमत का ख़जाना जो है, तो रोड्स और पुल बनाने वाला मामला नहीं सर। लेकिन एक क्रिटिसिज्म, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, ये भी होता है नून लीग पे कि वो ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाती है या लगाती है, लेकिन ज़मीन के नीचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम नहीं करते क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं। चले, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ये भी नहीं करती ना सर। अच्छा देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र आ जाता है तो तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे इंतखाबी मैदान में आके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लड़ती हैं। वो आपको एक बयानिया देती हैं, वो आपको कारकर्दगी दिखाते हैं, देखिए हमने ये हुकूमत की थी, हमने ये काम कर दिया, या वो आपको बताती हैं कि ये हमारा फ्यूचर विजन है, आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे पास विजन है। अब आप PMLN को देख लीजिए, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, PTI को देख लीजिए, मुझे तो ना तो कहीं बयानिया नज़र आता है। कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी इतने हिस्से से सिंध में रह रही है, उसके पास कोई परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड नहीं है। फिर हम आवाम नहीं भूलेगी 2022 और 2023 वाला मामला, ठीक है, उसमें 16 महीने की हुकूमत थी, 11 महीने जो थे उसमें इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, और हुकूमत के अपने अदाद व शुमार उस 16 महीने के बताते हैं कि बिजली की कीमत में 118% इजाफा हुआ, गैस की कीमत 108%, डबल हो जाती है। लेकिन वो तो ये कह के गए ना कि जो PTI ने किया हम उसकी वजह से हमें सब कुछ फेस करना पड़ा। ये तो हम पिछले 50 साल से सुन रहे हैं सर। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं तो हम इनको भी ये कहना चाहिए कि नून लीग ने किया था इसलिए फ़ायदा आवाम को हुआ है, तो फिर बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अच्छाई का फैसला हम पिछली हुकूमतों पे नहीं डालते। अच्छा, एक छोटा सा सवाल वो ये कि सर जो भी मसनूआत की जो प्राइसेस हैं, जैसे पेट्रोलियम की हैं, उसमें काफ़ी कमी आई है, आपके ख्याल में ये शॉर्ट टर्म है या अगर तेल के प्राइसेस ऊपर होते हैं तो फिर वापस ऐसे ही होगा? और दूसरा,
इसके पैरेलल जब इधर कम कर रहे हैं तो गैस के प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा आवाम को? देखिए, इस वक्त दो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। एक है इंतज़ामी इक़दामात और दूसरा है पॉलिसी। ठीक। अभी जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, जैसे पेट्रोल की कीमत में कमी आई, आलमी मंडी में पेट्रोल गिरा नहीं है, बल्कि वो इसराइल की जंग के बाद प्राइस बढ़ अप गया हुई है, था। ठीक। $85 चल रहा था कुछ महीना भर पहले, फिर ये 1991 पे चला गया था। पाकिस्तान में गिरा है, और ये इस वजह से गिरा है क्योंकि रुपए को हमने कोई 10-11% तकड़ा कर दिया डॉलर के सामने। सितंबर में इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी रही है पाकिस्तानी रुपए की। बेस्ट परफॉर्मेंस करेंसी आई है दुनिया में। तो इस वक्त ये इंतज़ामी इकदाम जो उठाए गए थे, अभी जो जिक्र किया गया कि स्मगलिंग रोकी गई, एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर जो है वो हाथ डाला गया, उसके नतीजे में ये मस्बत असरात हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इंतज़ामी इकदाम हैं, ये पॉलिसी नहीं है। अभी तक पॉलिसी कोई सामने नज़र नहीं आती। देखिए, पॉलिसी में मतलब समझना चाहता हूँ कि 8,000 अरब का बजट का खसारा है, उसके ऊपर पॉलिसी क्या है हुकूमत की? इंतज़ामी इक़दाम आपको नज़र आ रहे हैं, उनके पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंतज़ामी इक़दाम के साथ प्रॉब्लम्स दो होती हैं। एक तो उनकी लिमिटेशन होती है, बिल्कुल, कि वो एक हद में जाके फिर काम करना बंद कर देते हैं, फिर आपको पॉलिसी चाहिए होती है। दूसरा उसका असर ये होता है कि वो सस्टेनेबल नहीं होते। अब अगर आपने स्मगलर्स के ऊपर या एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर हाथ डाला है, इंतज़ामी इक़दाम किए हैं, ये अगले 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने कर लेंगे, उसके बाद आपको पॉलिसी चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या करना है। बिल्कुल। तो अभी पॉलिसी का फुकदान नज़र आता है। बिल्कुल। लेकिन आमिर भाई, जिस तरह आपने इशारा किया, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आज रुपया मुस्तहकम है या डॉलर नीचे आया है, कीमतें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं आवाम के लिए, तो इसमें तो सर यही हुआ कि क्रैक डाउन जब हुआ तो सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन सर मसला ये है कि लॉन्ग टर्म ये चीज़ें नहीं हो पाती। अब ये निगरां हुकूमत है, ये चली जाएगी, अगली एक गवर्नमेंट आएगी जो कि कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद होगा, तो सर ये पॉलिसीज़ तो कंटिन्यू नहीं करेंगी ना। हर गवर्नमेंट आके अपनी पॉलिसीज़ को ले आती है, क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करती है। बात यह है जी कि कहीं ना कहीं जाके तो आपको मईशत के लिए कुछ फैसले करने होंगे। जैसे फ़ारूक साहब कह रहे हैं, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आपको 4-5 फंडामेंटल तो तय करने पड़ेंगे ना, कि जी ये हमारे पैरामीटर्स हैं और इनको हम 10-15 साल चलाएंगे। दुनिया को पता चलेगा, जो इन्वेस्ट यहाँ करने के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे लोग, कतर हो, चाइना हो, मतलब ये गल्फ वाले तो अमेरिकन कंपनियां हायर करते हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, वो पूरे पॉइंट्स बना के आपको देते हैं कि जी क्या क्या वो पैरामीटर्स होंगे जिसके तहत आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी और आपको मिलेगी। वो बातचीत हो रही है ना हमारे यहाँ तो फैमिली लिमिटेड कंपनी है। ये मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, हमारे कारोबारी इदारे भी इस तरह के हैं। हम हर जगह पे एक ही जैसा काम करते हैं, मामे पुप्पी साला साली सारे एक ही जैसे फैमिली के अंदर बैठ के कारोबार चला रहे होते हैं। सऊदी और यूएई वाले बिल्कुल इस तरह का कारोबार नहीं कर रहे। अब आपके साथ, दुनिया के साथ नहीं करते। वो एससीसीपी को इन्वॉल्व करते हैं, फिर उसको प्रॉपरली वो देखे ना, आपको हज और उम्रा और मस्जिद नबवी में हाजिरी के लिए टाइम आपके ऐप पे दे रहे हैं कि आपने इस वक्त 3 होना है, रियादुल जन्ना में आप इतनी देर नवाफिल पढ़ सकते हैं। हर चीज को वो सिस्टम में ले आए हैं। वो आपके साथ कारोबार भी इस तरह ही करना चाह रहे हैं, और हम बिल्कुल दाव पे होते हैं। वो दाव हमारा चल नहीं रहा। वो कहते हैं नहीं, पहले ठीक करोगे, ये पैरामीटर्स हैं, तो आपको और हमें कुछ अरसे के बाद, इलेक्शन से पहले, कुछ चीज़ों पे इत्तफाक राय तमाम कौमी सियासी जमातों का दिखाना पड़ेगा कि जी ये अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखे ना, अब सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर में मेरा ख्याल है सऊदी अरब में अनाउंस किया था कि अब हम कोई इमदाद भीख नहीं दे रहे, हम सिर्फ कारोबार करेंगे। हमें ना कर्जे मिल रहे हैं, ना भीख और इमदाद मिल रही है। आपको इन्वेस्टमेंट लानी है, आपको अपनी एक्सपोर्ट बनानी है, तो आपका मुल्क चलता है। रिमिटेंसेस पे आप एतमाद बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अब आपको इलेक्शन में जाना होगा। या अगर कुछ लोग बार बार बात करते हैं कि जी यहाँ पे मेरे हमवतनों की गूंज है, वो गूंज कितनी पावरफुल होगी और उसके खिलाफ कितनी पावरफुल आवाज होगी कि वो गूंज बरकरार रह सकेगी, वो सस्टेनेबल होगी आज के दौर में। मेरा नहीं ख्याल जो लोग इस तरह की कहानियां सुना रहे हैं वो सबको मरवाने वाला काम कर रहे हैं। हम पहले कहीं सर, अब नहीं, इनडायरेक्टली हमारे हो रहा पास है ही कुछ नहीं है। मेरे हमवतनों इनडायरेक्टली किया जा रहा है ना, डायरेक्ट नहीं हो रहा। आपको एक ऐसी गवर्नमेंट लानी पड़ेगी जी जी, जो बाकायदा पॉलिसी देगी। चाहे आप फौजियों को साथ बिठाएं, आप बिहाइंड द सीन बिठाएं, आपको फैसले करके पब्लिक करने होंगे कि जी इन चीजों में हम साथ हैं। नादरा में अगर हाजिर सर्विस फौजी है, रिटायर्ड फौजी नैब में आ गया है, या जहां पे भी आपको कुछ बिठाना है, नहीं करना है, ये फौजी कोई गैर मुल्की नहीं है, ये हमारे अपने हैं। हमें थोड़ा सा वुसअत कल्बी दिखानी होगी सियासतदानों को भी, फौजियों को भी, कि जी हर चीज में आप अपनी डोमिनेशन न चाहें।
कि जी ये हमारी वजह से हुआ। नहीं जी, आप कौन अच्छा है? आमिर भाई, आप क्योंकि भी तो लास्ट फ्यू पाकिस्तान है। मिनट्स हैं, एक छोटा गवर्नमेंट सा जो होती है सवाल वो सर। भी यही होते हैं। बिल्कुल जी, सर। जी। सर क्विकली मुझे अगर बता दें कि ये जो नवाज शरीफ साहब के आने के ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एक एक करके अब कहती जा रही हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही हमें, कभी पीपल्स पार्टी कह रही है, कभी एमक्यूएम कह रही है, यहाँ तक कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि ये क्या नून लीग के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है या इलेक्शन को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? क्विक सर, क्विकली जवाब दे अगर दीजिएगा। अगर आपको मैं बहुत सादा समझूं तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, वरना वो नून लीग का नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। ठीक, सीधी बिल्कुल सी ठीक। बात है कि एक ही जगह से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा चले जाता है। चले, यानी प्रेशर वहां पर बनाया जा रहा है, नून पे नहीं बना। पॉइंट आ गया आपका। नहीं नहीं, कहा जा रहा है कि हमें रास्ता दे दें। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फारूक साहब से लास्ट क्वेश्चन सर, वो ये कि अब अगर अल्टीमेटली जिसकी भी गवर्नमेंट आती है तो आपके ख्याल में आईएमएफ के हवाले से हम जिस स्टेज पर खड़े हैं या फिर जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना चले गए हैं, वहाँ पे भी उनके कुछ प्रोजेक्ट सीपैक से रिलेटेड हैं, लेकिन सर ओवरऑल आपको क्या लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए कितना फेस कम से कम चैलेंजिंग होगा? 2 साल, 5 साल, या आपको लगता है कि हमें, जिस तरह आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात की तो उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन क्या अगली हुकूमत भी क्राइसिस में ही रहेगी? देखिए, पिछले 50 साल की माशी तारीख बिल्कुल वाज़े है और कोई पेचीदा नहीं है। हम मईशतदान उसको पेचीदा बना के पेश कर देते हैं। दो फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। जो ममालिक माशी तरक्की कर बैठे और कुछ हमारे जैसे जो पीछे रह गए, वो दो फ़र्क ये हैं कि सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल। यकीन जानिए कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर हम सियासी इस्तेहकाम ले आएँ और पॉलिसी का तसलसल रहे, अब वो नज़र आता है एक तो SIFC के इस्टेब्लिशमेंट के बाद। वहाँ ये कोशिश ये हो रही है कि फ़ौज और सिविल बैठ जाएँ इकट्ठे और जो पॉलिसी है उसका तसलसल रहे। आज जो पॉलिसी बनाई जाएगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, चाहे वो अंदरून मुल्क सरमायाकारी हो या बैरून मुल्क के सरमायाकारी आनी हो, वो एक तसलसल रहे और अगले 5-10 साल वो तसलसल चलता रहे। अगर तो ये दो चीज़ें मिल जाती हैं, जो मुझे इलेक्शन के नतीजे में नज़र नहीं आती। देखिए, पिछले 48 सालों में हमने 11 इलेक्शंस करवाए और उन 11 इलेक्शंस के नताइज हमारे सामने हैं। अब वो आइंस्टाइन कहा करता था कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट को दोहराते रहें और इसकी तवक्को रखें कि नतीजा कोई फ़र्क निकलेगा। अब वो 12वां इलेक्शन करवाने चले हैं, तो जब तक कोई तब्दीली नहीं, कोई फंडामेंटल रिफॉर्म, कोई बुनियादी किस्म की इस्लाहात नहीं आती, सियासी ढांचे में भी और माशी ढांचे में भी। मीसाक़ मईशत की जो बात हो रही है वो दुरुस्त हो रही है, अगर मीसाक़ मईशत हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए सना, मीसाक़ मईशत भी एक, मैं समझता हूँ, बहाना है। देखिए ना, आप PTI 1 करोड़ और 70 लाख वोट लेके आई, उससे पहले PMLN आई थी। वो क्या स्टेट और एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं कर सकते थे? जो बजट का खसारा 8000 अरब पे ले जाते हैं, क्या वो बैलेंस बजट नहीं दे सकते थे? 520 बिलियन की जो बिजली चोरी हो जाती है, उसमें आपको मईशत की एक वो आपस में एग्रीमेंट क्यों चाहिए? ये तो हर जमात अपने ओन पे कर सकती है। मतलब PMLN अपने ओन पे स्टेट ओन एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज नहीं कर सकती, नुकसान ख़त्म नहीं कर सकती। क्या उनको पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट उसके साथ होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन सर पॉलिसीज़ आपने जो 2 चीज़ें कही मेरा ख्याल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज़ की, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो दोनों ही मेरा ख्याल है हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीन इलेक्शन अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्टिव होना चाहिए, और जो पॉलिसीज़ कोई एक गवर्नमेंट बनाकर जाती है, अगली गवर्नमेंट को भी उसमें जो बेहतर पॉलिसीज़ होती है उनको कंटिन्यू करना चाहिए, जो अमूमन हमारी सियासी जमातें नहीं करती हैं। अगर ये हो जाए तो बहुत सी चीज़ें और बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।